स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संपूर्ण हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास पेपर जो झारखंड प्रशिक्षित शिक्षक भर्ती, बिहार स्टेट, बिहार शिक्षक भर्ती इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति मूल रूप से किससे हुई है? शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश। हिंदी की उत्पत्ति मूल रूप से शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी का विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, पैशाची अपभ्रंश से लहदा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? 2, 3, 4, 5। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं? तो उत्तर हो जाएगा 5। बिहारी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, ये 5 उपभाषाएं हैं। पुरानी हिंदी का नामकरण जो सबसे पहले दिया वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया। किस अपभ्रंश में राजस्थानी भाषा का विकास हुआ जिसके साहित्यिक रूप का नाम डिंगल है? शौरसेनी, पैशाची, ब्राह्मण, मराठी। किस अपभ्रंश से राजस्थानी का विकास हुआ जिसके साहित्यिक रूप का नाम डिंगल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शौरसेनी। मध्य देश की भाषा ब्रज एवं अवधि का विशेष प्रभाव किस पर पड़ा? अवहट, अपभ्रंश, डिंगल, पुरानी हिंदी। ब्रज एवं अवधि का विशेष प्रभाव किस पर पड़ा? तो इसका सही उत्तर है डिंगल पर। रचनात्मक भाषा को किस नाम से जाना जाता है? परिनिष्ठित, मानक, साहित्यिक, उपरोक्त सभी। रचनात्मक भाषा को उपरोक्त सभी के नामों से जाना जाता है, परिनिष्ठित, मानक, साहित्यिक। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोली जाती है, यह राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा समझी जाती है, इसकी लिपि सरल व वैज्ञानिक होती है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। राष्ट्रभाषा के संबंध में यह सभी कथन सही हैं। तत्सम शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ तत्सम नहीं होगा। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द में भव का अर्थ है समान, उत्पन्न, जैसा, वह। तद्भव शब्द में भव का अर्थ है उत्पन्न, और तत्सम जो है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् धनसम, जिसका अर्थ होता है ज्यों का त्यों, और तद्भव का मिश्र भव का अर्थ है उत्पन्न। अगला प्रश्न है, ध्वनि परिवर्तन को स्वरूप के आधार पर मुख्यतः कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 6, 7, 8, 9। ध्वनि परिवर्तन को स्वरूप के आधार पर मुख्यतः 9 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि का बदलकर कुछ से कुछ हो जाना क्या कहलाता है? कुछ से कुछ हो जाना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ध्वनि परिवर्तन। ध्वनि का बदलकर कुछ से कुछ हो जाना ध्वनि परिवर्तन कहलाता है। वाक्य रसात्मक काव्यम किसकी प्रस्तुत काव्य लक्षण है? विश्वनाथ, जगन्नाथ, मम्मट, कुंतक। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। वाक्य रसात्मक काव्यम ये विश्वनाथ का है, और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है साहित्य दर्पण है। जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया गया। मम्मट का काव्य प्रकाश है प्रसिद्ध ग्रंथ। अगला प्रश्न है, काव्य के मूल प्रेरक तत्व को कहते हैं? काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य वीथि। तो काव्य के मूल प्रेरक तत्व को कहते हैं काव्य हेतु। प्लेटो मूलतः क्या थे? दार्शनिक, व्याकरण, कवि, आचार्य। प्लेटो मूलतः क्या थे? तो प्लेटो एक दार्शनिक थे, और प्लेटो का जन्म जो है कब हुआ था? तो 427 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, एथेंस में हुआ था। और इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं द रिपब्लिक, एओन, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, मैथ्यू अर्नाल्ड ने काव्य में किस मान्यता का खंडन किया? रोमांटिक, स्वच्छतावादी, क्लासिकल, अभिजात्यवाद, छायावाद, प्रयोगवाद। तो मैथ्यू अर्नाल्ड ने रोमांटिक, स्वच्छंदतावादी काव्य का खंडन किया। अगला प्रश्न है, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी है? व्यावसायिक हिंदी, प्रयोजन मूलक हिंदी, प्रशासनिक हिंदी, इनमें से कोई नहीं। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हिंदी का नाम है
प्रयोजनमूलक हिंदी। अगला प्रश्न है, प्रशासनिक हिंदी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सरकारी संस्थान, अर्ध सरकारी संस्थान, गैर सरकारी संस्थान, उपयुक्त सभी। प्रशासनिक हिंदी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उपयुक्त सभी में, सरकारी, गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, सभी में जो है प्रशासनिक हिंदी का प्रयोग किया जाता है। विद्यापति शीर्षक कविता में किसकी अभिव्यक्ति की गई है? विरह भावना, विरह की मार्मिक भावना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। विद्यापति शीर्षक कविता से किसकी अभिव्यक्ति की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। विरह भावना और विरह की मार्मिक भावना दोनों की अभिव्यक्ति जो है इस कविता में की गई है। मैथिल कोकिल, कवि कुलकंठाहार, अभिनव जयदेव के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। कबीर के पद में घट घट में विद्यमान है? लक्ष्मण, शिव, राम, चंदन। कबीर के पद में घट घट में कौन विद्यमान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, राम। घट घट में राम विद्यमान है। अगला प्रश्न है, सूर की भक्ति के पद में सूरदास ने किसकी महिमा का गुणगान किया? चरण कमलों, मुरली, मक्खन, इनमें से कोई नहीं। सूरदास के भक्ति के पद में सूरदास ने किसकी महिमा का गुणगान किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चरण कमलों का। विनय पत्रिका की रचना गोस्वामी जी ने कब की? 1555 से 1563 के मध्य, 1660 से 1668 के मध्य, 1661 से 1669 के मध्य, 1670 से 1678 के मध्य। तो विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने 1661 से 1669 के मध्य की थी। अगला प्रश्न है, बिहारी के दोहे में नायिका की वेदना को कौन समझ सकता है? कृष्ण, लक्ष्मण, मथुरावासी, राजा जयसिंह। बिहारी के दोहे में नायिका की वेदना को कौन समझ सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण। बिहारी डॉक्टर पदम सिंह शर्मा ने बिहारी के दोहे को शक्कर की रोटी कहा है। और बिहारी सत्ताई में कुल 719 दोहे हैं। कहीं कहीं आपको 713 दोहे मिलेंगे, लेकिन सर्वमान्य रूप से 719 को सही माना गया है। अगला प्रश्न है, रसखान के सवैया में धूल से शोभित कौन हो रहे हैं? राधा, कृष्ण, शिव, मोर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्ण। रसखान के सवैया में धूल से शोभित कौन हो रहे हैं? तो कृष्ण हो रहे हैं। और रसखान का जो वास्तविक नाम है वह सैयद इब्राहिम है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चीता। भूषण का वास्तविक नाम क्या था? तो घनश्याम था इनका वास्तविक नाम। और भूषण जो है रीत काल के वीर रस के कवि थे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु द्वारा रचित सवैया छंद में गोपिकाएं के क्या रोकने से अमंगल हो जाता है? प्रेम, क्रोध, व्याह, आंसू। तो गोपिकाएं के प्रेम रोकने से अमंगल हो जाता है। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित काव्य यशोधरा में रात को यशोधरा को छोड़कर सिद्धि हेतु कौन जाता है? उनका स्वामी, उनका भाई, उनका बेटा, उनका पिता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उनका स्वामी। यशोधरा यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जिसका रचना वर्ष है 1933 ईस्वी। और इसमें एक पंक्ति है जो कई बार परीक्षा में पूछी जाती है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। अगला प्रश्न है, निराला द्वारा रचित कविता भारती वंदना में किसका बखान किया गया है? भारत भूमि, भारतीय नौजवान, भारतीय जातिवाद, भारतीय धर्म। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत भूमि। निराला की पहली कविता कौन है, ये आप कमेंट करके बताएं। और निराला की किस कृति को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रकाशित करने से मना कर दिया था और क्यों? अगला प्रश्न है, सुख दुख कविता में सुख दुख किसके समान आता जाता है? फुटबॉल खेल के समान, क्रिकेट खेल के समान, आँख मिचौली खेल के समान, इनमें से कोई नहीं। सुख दुख कविता में सुख दुख किसके समान आता जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आँख मिचौली के समान। अगला प्रश्न है, विरह का जलजात जीवन शीर्षक कविता में कवित्री जीवन को विरह का क्या मानती है? गुलाब, कमल, गेंदा, जूही। विरह का जलजात जीवन में शीर्षक कविता में कवित्री जीवन को क्या मानती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमल। भारत महिमा कविता में कवि के अनुसार हमारा यह प्यारा भारत देश किसके समान है? हिमालय के आंगन, हिमालय के आंचल, हिमालय के शिखर, इनमें से कोई नहीं। भारत महिमा कविता में कवि के अनुसार हमारा यह प्यारा भारत देश किसके समान है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय के आंगन के समान है।
वनफूलों की ओर कविता में कवि क्या छोड़कर वनफूलों की ओर जाने की उद्घोषणा करती है? बागीचा, राजवाटिका, कृषक, इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका राजवाटिका। वनफूलों की ओर कविता में कवि जो है राजवाटिका को छोड़कर जाने की उद्घोषणा करती है। अगला प्रश्न है, कलगी बाजरे की कविता में कवि ने किन उपनामों की व्यंजकता समाप्त हो गई है बताया है? चांद, कमल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कलगी बाजरे की यह अज्ञे की कविता है और इसमें जो है कवि ने ए और बी, चांद और कमल के उपमानों की व्यंजकता समाप्त हो गई है, यह बताया है। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 15 अगस्त कविता में कवि ने किसके प्रति अपना गहरा आक्रोश व्यंग्य के स्वर में व्यक्त किया? समाजवादी, साम्यवादी, पूंजीवादी, मार्क्सवादी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूंजीवादी। नया वर्ष फिर आया शीर्षक कविता का मूल भाव क्या है? सामूहिक कल्याण भावना की स्वर, व्यापक संवेदना की अभिव्यक्ति, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। नया वर्ष फिर आया शीर्षक कविता का मूल भाव क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। सामूहिक कल्याण भावना की स्वर, व्यापक संवेदना की अभिव्यक्ति दोनों है। गोदान पाठ का मुख्य पात्र कौन है? धनिया, होरी, झुनिया, झिंगुरी सिंह। गोदान उपन्यास का जो मुख्य पात्र है वह होरी है और गोदान उपन्यास की नायिका जो है धनिया है। झुनिया यह जो है गोबर की पत्नी है, होरी और धनिया की बहू है। अगला प्रश्न है, गोदान पाठ के आधार पर एक निम्न वर्गीय किसान कौन है? ओकारनाथ, राय साहब, झिंगुरी सिंह, होरी। निम्न वर्गीय जो किसान है वह इस उपन्यास का नायक होरी है। गोदान पाठ में केंद्रीय पात्र है धनिया, होरी, सिलिया, मातादीन। इस उपन्यास का जो केंद्रीय पात्र है वह होरी है। गोदान पाठ के आधार पर अमरबेल के पौधे का प्रतिनिधित्व कौन करते हैं? मेहता, मालती, ओकारनाथ, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अमरबेल के पौधे का प्रतिनिधित्व मेहता, मालती, ओकारनाथ तीनों करते हैं। महिला आंचल का कथाकाल कितने वर्षों का है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। महिला आंचल का कथाकाल जो है 2 वर्ष का है और यह उपन्यास फणीश्वर नाथ रेणु का है और 1954 में यह उपन्यास लिखा गया है। प्रथम आंचलिक उपन्यास महिला आंचल को माना जाता है और फणीश्वर नाथ रेणु को प्रथम आंचलिक उपन्यासकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महिला आंचल पाठ के आधार पर सोशलिस्ट पार्टी के विरोधी कौन है? पावन दास, बलदेव, खिलावन सिंह यादव, उपरोक्त सभी। सोशलिस्ट पार्टी के विरोधी कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। महिला आंचल पाठ के आधार पर गांव के पूरब दिशा की ओर एक धारा है जिसे कौन सी नदी कहते हैं? गंगा, कमला, कावेरी, यमुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमला नदी कहते हैं। महिला आंचल पाठ के आधार पर मेरीगंज का बूढ़ा महंत कौन है? सुबिरत दास, विश्वनाथ प्रसाद महंत, सेवादास, रामकृपाल सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरीगंज का बूढ़ा महंत का जो नाम है वह महंत सेवादास है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी पाठ के आधार पर बताइए कि एक नौजवान कहाँ जाने के लिए सवारी गाड़ी की तलाश में शहर के सड़क किनारे खड़ा था? गांव, दूसरे शहर, बर्मा, चीन। तो वह गांव जाने के लिए जो है सड़क के किनारे खड़ा था। राग दरबारी पाठ के आधार पर बताइए कि वैद्य की सत्ता के सच्चे अधिकारी कौन है? रूपन बाबू, बद्री पहलवान, ए और बी दोनों, रंगनाथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, रूपन बाबू और बद्री पहलवान, यह दोनों जो है वैद्य की सत्ता के सच्चे अधिकारी हैं। राग दरबारी पाठ के पात्र कौन है? रंगनाथ, वैद्यजी, जोगनाथ, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी जो है राग दरबारी के पात्र हैं। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। अगला प्रश्न है, राग दरबारी पाठ के आधार पर बताइए कि उस उपन्यास के सभी पात्र कहाँ के रहने वाले हैं? शिवपालगंज, कानपुर, मेरठ, झांसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवपालगंज। और मेरीगंज जो गांव का जिक्र किया गया है वह महिला आंचल में किया गया है, पूर्णिया जिला का मेरीगंज। मधुआ पाठ के आधार पर बताएं कि ठाकुर साहब का जमादार कौन था? लल्लू, कुंवर साहब, शराबी, इनमें से कोई नहीं। मधुआ पाठ के आधार पर ठाकुर साहब का जमादार था लल्लू।
आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मधुआ पाठ में सिली जगह में सोते हुए बालक ने किसका पुराना कोट लिया था? कुंवर साहब, लल्लू, शराबी, ठाकुर साहब। तो इसका सही उत्तर है शराबी का कोट लिया था।